हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक अनन्या एकेडमी के इस मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, यह संस्था आपके लिए समर्पित है, लगातार आपके लिए सदैव शिक्षक बनाने के प्रति आगे आगे चलती है। इस संस्था ने पिछले कई वर्षों से अनवरत प्रयास किया है कि शिक्षण जगत में वह अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि चाहे वो माने प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो, शिक्षक बनाने से हो, या माध्यमिक स्तर के शिक्षक बनाने से हो, अथवा जूनियर माने अथवा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट स्तर पर शिक्षक बनाने से हो, अथवा असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थात हायर एजुकेशन में शिक्षक बनाने से हो, है ना, सब में इसने अग्रणी भूमिका निभाई है। अब जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो उच्च शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्हता परीक्षा, जैसे बीएड कराना, लोअर के लिए आपको मान लीजिए हाई स्कूल लेवल पर या प्राइमरी लेवल पर बीएड बीटीसी कराना, उसकी भी तैयारी हमारी संस्था कराती है ना बेटा। इसके अलावा मित्रों ध्यान दीजिए, अब जब हम अपर लेवल पर पहुंचते हैं तो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं। अब हायर एजुकेशन की सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षा है वह है यूं कह लो क्वालिफाइंग परीक्षा। किस बात की क्वालिफाइंग परीक्षा? नेट जेआरएफ की। अब यहां से दो रास्ते निकलते हैं। यूजीसी ने परीक्षा का पैटर्न बनाया कि यदि बहुत अच्छे स्कॉलर हैं तो जेआरएफ हो जाएंगे और वो शोध तुरंत करेंगे, है ना, जेआरएफ होकर शोध करेंगे। और अगर थोड़ा सा कम उनसे कम टैलेंटेड हैं तो नेट की उनको जो है डिग्री दे दी जाएगी और वह उसके माध्यम से भी रिसर्च कर सकते। तो माने उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शोध कार्य, ठीक है, साथ ही साथ शिक्षण कार्य। शोध और शिक्षण माने देखो भैया, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण आधार बेटा दो है ना। एक शोध कार्य और दूसरा शिक्षण कार्य। दोनों ही कार्यों का प्लेटफॉर्म यूजीसी की परीक्षा होती है। यूजीसी की जो परीक्षा है बेटा, वर्तमान समय में एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। कौन कराती है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसके माध्यम से परीक्षा के दो पैटर्न बनाए गए, फर्स्ट पेपर और सब्जेक्टिव पेपर। तो जहां तक फर्स्ट पेपर की बात आती है बेटा, वो एक कॉमन कलेक्शन है शोध का, शिक्षण का, पर्यावरण का, कंप्रीहेंशन का, ठीक है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, संज्ञानात्मक परीक्षण का, उच्च शिक्षा का, माने कुल मिलाकर के उससे आपके कॉमन जानकारी होती है। और जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है इस सिस्टम का, वो है सब्जेक्टिव नॉलेज, विषय का नॉलेज। अब जब हम विषय के नॉलेज पर आते हैं बेटा, तो इसमें कई विषय हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय इतिहास माना जाता है। क्यों मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण? क्योंकि इतिहास विषय में सबसे ज्यादा कंपटीटर होते हैं, सबसे ज्यादा चुनौती इसी में होती है। और वर्तमान समय में शोध कार्यों में भी सर्वाधिक वृद्धि इन्हीं सामाजिक विषयों में हुई है, और सामाजिक विषय का मूलाधार इतिहास विषय है। इस लिहाज से इतिहास के क्वेश्चंस के लेवल दिनों दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना। तो इससे बच्चों को बड़ी असुविधा होती है। तो इस समय आज मैं अपने इस लेक्चर के माध्यम से आपको ये गाइडलाइन देना चाहता हूं कि आप इतिहास विषय में कैसे ज्यादा स्कोर करें,
कैसे त्वरित गति, क्योंकि समय अब आपके पास ज्यादा नहीं है, परीक्षा एकदम निकट है, आपके सर पर विद्यमान है, तो समय अधिक नहीं है। तो इसके तहत आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा। किन किन पोर्शंस पर हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है, इसकी आवश्यकता है, और हम कैसे कम समय में ज्यादा अध्ययन कार्य कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज मैं इसी इतिहास विषय की बात करूंगा कि कैसे इसमें जेआरएफ और नेट होया जा सकता है, जिससे आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। यदि नेट हो गए और जेआरएफ हो गए तो फिर तुरंत आप शोध कार्य में चले जाएंगे, तो जिससे आपका उच्चतम विकास होगा, उच्चतम संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है भैया, तो आइए इतिहास विषय को कैसे पढ़ते हैं, क्या ध्यान देते हैं। सामान्यतः इतिहास विषय को 10 उपखंडों में बांटा गया, 10 उपखंडों में, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए जो इतिहास के क्वेश्चन सर्वाधिक बनते हैं, मैं उनकी आपसे बात कर रहा हूं। तो महत्वपूर्ण भाग, या यूं समझो, परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा से संबंधित। माने हम एनटीए की परीक्षा, माने इतिहास यूजीसी की एग्जाम देते समय हम अपने माने इतिहास विषय में किस तरफ ज्यादा ध्यान दें कि जिससे हमारा बेहतर रिजल्ट आए, अच्छा स्कोर हम कर पाएं। तो इसके लिए मैं आपको जानकारी आज यहां स्टेप बाय स्टेप देना चाहूंगा। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहली चीज जो मैंने देखा बेटा कि इतिहास के जो क्वेश्चन बनते हैं, वह सबसे बड़ी चीज है उसमें, है ना, जानकारी के स्रोत, है ना, जानकारी के स्रोत से क्वेश्चन खूब बनते हैं। अब वो जानकारी का स्रोत चाहे प्राचीन इतिहास की जानकारी का स्रोत हो, अथवा मध्यकालीन इतिहास की जानकारी का स्रोत हो, अथवा आधुनिक युग के जानकारी का स्रोत हो, तो जानकारी से रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। और इसमें ध्यान से समझिए, आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो जानकारी के स्रोतों के सामान्यतः 3 विभाजन हैं। एक विभाजन आपका आर्कोलॉजिकल, जिसे कहते हो पुरातात्विक स्रोत, है ना, इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि इसमें अभिलेख, पुरालेख, है ना, और मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, चित्रकला, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, उनसे विशिष्ट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। फिर आता है साहित्यिक विवरण। तो साहित्यिक विवरण कंटेम्परेरी इंडिया, साहित्यिक स्रोत, है ना, कंटेम्परेरी इंडिया में बड़ा महत्वपूर्ण है। और विदेशी यात्रियों के विवरण, विदेशी यात्रियों के विवरण, है ना, इस एक बात यही मैं और दिखाना चाहूंगा, आधुनिक इतिहास लेखक, है ना, जो मॉडर्न राइटर्स है, इसको हम आधुनिक नहीं बल्कि समकालीन कहना पसंद करेंगे, समकालीन इतिहास लेखक। बेटा इसमें देसी विदेशी सब आ जाएंगे, है ना। जैसे मुगल पेंटिंग के बारे में E.M. फोस्टर साहब ने लिखा, है ना, जैसे E.M. फोस्टर साहब ने लिखा मुगल पेंटिंग के बारे में, अशोक के बारे में लिखा गया, मॉडर्न, और आपको बताओ मॉडर्न इंडिया के बारे में ढेर सारे विदेशी राइटरों ने लिखा। तो ये मुझे ये आपको दिखाना है। तो सबसे ज्यादा जो दुरूहकार बच्चों के लिए है वो समकालीन इतिहास लेखकों से है। तो इनका कलेक्शन आप जरूर पढ़िए, ह्यूज कलेक्शन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा। मैंने देखिए ये ऐसे पोर्शन है जहां से आपका कम से कम 25% क्वेश्चन आपका यही पोर्शनों से आता है। अब आप कितने महारथी हैं, आपने किस लेवल से पढ़ा है, आपने कैसे तैयारी की है, आपने अपने स्तर पर क्या सीखा, आपको कैसे शिक्षक से सहायता मिली, ये अब आप जानिए। लेकिन अगर इन्हें निचोड़कर एक स्थान पर अध्ययन कर लिया जाए तो 25 से 30% आपकी लड़ाई कंप्लीट हो जाती है। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो रट्टा संस्कृति से परेशान है, नहीं, कॉन्सेप्ट पे चलना होगा। और बहुत महत्वपूर्ण है
किताबें बेटा फैक्ट बता देती हैं, कॉन्सेप्ट लिखा होता समझ में नहीं आता है। तो ढेर सारी किताबें हैं मार्केट में, खूब पढ़ना भी चाहिए आपको, लेकिन अब तो समय खत्म है, बस आप रिवीजन करिए। हाँ, ईश्वर करे इसी बार सब कुछ आपका हो जाए। यदि इस बार नहीं होता है तो फिर आइए हमारी अनन्या एकेडमी में फिर मैं आपको बताता हूं कि इतिहास में कैसे पहले प्रयास में जेआरएफ होया जा सकता है। इसके लिए मैं पूरी तरीके से आपको टीच करता हूं, विषय का पूरा गंभीर अध्ययन कराते हुए, है ना, एनटीए मॉडल पर और किस प्रकार से यूजीसी प्रश्न पूछता है ना, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज विषय के साथ साथ उसका फर्स्ट पेपर भी हम पूरी तरीके एक साथ पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो पुरातात्विक स्रोत है बेटा, ध्यान से समझिए, ये पुरातात्विक स्रोत जबकि इसकी मैं बात करता हूं तो पुरातात्विक स्रोतों में उठाते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज है पुरा अभिलेख एंड पुरालेख, ठीक है, जिसको सामान्य भाषा में अभिलेख आप कर सकते हो। तो अभिलेखों से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, है ना, किस एडिक्ट से क्या जानकारी मिली, क्योंकि एथेंटिक किसी राजा के बारे में वास्तविक जानकारी आपको जानना है बेटा, तो उसके समय के एडिक्ट से, जैसे अशोक के अभिलेख अगर आप पढ़ लो तो उसकी पूरी शासन प्रणाली का अध्ययन आप कर लोगे और उससे संबंधित बनने वाले कथन कारण के क्वेश्चन सारे आप सही कर लोगे। इसके अलावा इतिहास की जानकारी में मुद्राएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इनसे भी डेप्थ में क्वेश्चन आता है कि मुद्राएं देखिए, क्योंकि आप यूजीसी लेवल की परीक्षा में जा रहे हो बैठने, या आप हायर लेवल में जाइए तो भी ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। तो बहुत ही सारगर्भित जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि इन चीजों का विशेष आपको रिवीजन में ध्यान रखना है कि क्या क्या ये चीजें आती हैं इसमें, किस तरीके से। इसके अलावा जो कला है, कला विशेषकर कला के हर सेगमेंट में, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चित्रकला हो अथवा मूर्ति कला हो, है ना भैया, तो इनकी जानकारी आपको लेना बहुत जरूरी हो गया है। किस युग में कैसे निर्माण हुए, उनकी शैलियां क्या थी, है ना, जैसे पूछे गांधार शैली क्या है, मथुरा शैली क्या है, इनकी विशेषता क्या है ना, ये चीजें पूछ लेगा उठाकर। गुप्तकालीन शैली क्या है, फिर सल्तनत कालीन में कौन कौन सी चीजें डेवलपमेंट हुई, विशेषकर मुगल शैलियां कैसी है, फिर कंपनी शैली कैसी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर पेंटिंग डेवलपमेंट कैसा रहा, अजंता, एलोरा, बाघ, ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है ना। तो कला और संस्कृति कुल मिलाकर आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है इतिहास विषय में, वो ध्यान देना है कला एवं संस्कृति के पोर्शन को, और इस कला और संस्कृति के पोर्शन में अति महत्वपूर्ण आपको जानकारी ध्यान देनी पड़ेगी, अन्यथा आप कमजोर हो जाएंगे, आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है बेटा। अब हम जब साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, तो ये जो साहित्य है बेटा, साहित्य से रिलेशन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं और बच्चे चारों खाने चित्त हो जाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल के जो साहित्य हैं इनसे रिलेशन, चाहे वो जैन साहित्य है या बौद्ध साहित्य है ना, या ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ हैं, इनसे रिलेशन क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इन चीजों के बिना अध्ययन के आप नेट जेआरएफ नहीं हो सकते। तो इसको ज्यादा हाईलाइट आपको करना, साहित्यिक स्रोतों को, अभिलेखों को, मुद्राओं को, कला शैलियों को, इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और विदेशी यात्रियों के स्टेटमेंट बड़े मायने रखते हैं, है ना। विदेशी यात्री प्राचीन काल के, चाहे यूनानी रोमन रहे हों या चीनी यात्री रहे हों अथवा अरबी यात्री रहे हों बेटा, है ना, अरबी यात्री अथवा आगे चल के यूरोपीय यात्री, है ना, इनके भारतीयों के बारे में क्या स्टेटमेंट है, भारतीय जनता के बारे में, भारतीय राजा के बारे में, भारतीय कला के बारे में, तो ये बहुत आपको ध्यान देना। पॉलिटिकल इश्यूज से कहीं ज्यादा, देखिए पॉलिटिकल अट्रैक्टिव लगता है, पॉलिटिकल के बेस पर आप ये समझ सकते हो कि हाँ बड़ी कहानी अट्रैक्टिव थी कैसे, लेकिन आज की जो विधा है, जो परीक्षा यूजीसी ले रहा है, उसमें पॉलिटिकल
तो कम देता है। 30% की भूमिका पॉलिटिकल की है ना, और सर्वाधिक भूमिका कला और संस्कृति की है, जिससे लगभग 40% के आसपास क्वेश्चन आता है। 30 और 40 100 हो गए, और जो 30% क्वेश्चन है वो स्रोतों से आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये आप देखिए, अब एक बात और बताना चाहता हूं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, इनको ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल तो ऑटोमेटिक पता सबको होता है यार कि खानवा के युद्ध कब हुआ, परिणाम क्या हुआ, इसका असर क्या हुआ, किस तरीके से सामाजिक वातावरण बना। तो ये बेसिक जानकारी आपको जानना होगा। इस पोर्शन को समझने के साथ साथ अब मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी देना चाहूंगा, जिधर आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो कला और संस्कृति बहुत जरूरी है। इसके साथ ही साथ समाज और अर्थव्यवस्था है ना। मैंने किसकी और जानकारी चाहिए? सामाजिक एवं आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, इसकी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बहुत आवश्यक है। इनसे पर्याप्त क्वेश्चन बनते, बहुत इंपॉर्टेंस है सामाजिक और आर्थिक जीवन की। ठीक है, इनसे रिलेशन क्वेश्चन होगा, चाहे जिस युग में, चाहे सिंधु सभ्यता का सामाजिक आर्थिक जीवन हो, अथवा मौर्यकालीन सामाजिक आर्थिक जीवन हो, अथवा मौर्योत्तर कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन हो, गुप्त कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन हो, या आप चले जाइए सल्तनत काल में अथवा मुगल काल में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण इशू है। इसको आपको हर सेक्टर का छोटा छोटा नोट्स बनाकर रिवीजन मारना होगा, है ना। मेरा पढ़ाने का स्टाइल बेटा यही होता है कि हर युग के हम इसी संस्कृति को आपको जोड़ते हुए पढ़ा दें, जिससे बच्चे का किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और टोटली उसका यूजीसी लेवल पर डेवलपमेंट हो जाए। तो आप इस कम समय में यदि आपके पास तो मैटर है तो आप इस तरीके से रिवीजन फटाफट करिए, आधार बनाइए। सामाजिक आर्थिक, धर्म को किनारे कर दीजिए, राजनीति को किनारे कर दीजिए, वो आपको पहले से ही पता रहेगा। हाँ, पहला पोर्शन कला और संस्कृति ध्यान देना है, और दूसरा पोर्शन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन ध्यान देना है। हर युग का खास खास युग मैं गिना दूं, उसमें ज्यादा आपको ध्यान रहेगा। देखो, सिंधु सभ्यता का आपको ध्यान दे देना है, सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन खूब आता है। और मैं आपको बता दूं, जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल से बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। फिर है ना, गुप्त काल में मैंने कम देखा है ना, बल्कि आपको गुप्तोत्तर काल का ज्यादा अध्ययन करना है। गुप्तोत्तर काल जो परंपरा रही है ना, गुप्तोत्तर काल। फिर उधर हम मुगल काल आपको चाहेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। सूफी एवं भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आते हैं। तो ये रिवीजन आपको करना है, किस किस सेक्टर में आपको रिवीजन करना है ये आपको देखना है। फिर मुगल संस्कृति के बारे में आपको जानना है। मुगल काल की जो संस्कृति है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, उसको जानना होगा। तो ये बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जहां से क्वेश्चन 10% आता, बने 90% इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन 90% आते हैं। 10% इतिहास लेखन से क्वेश्चन आता, इतिहास लेखन, है ना, इतिहास लेखन से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा है ना, शोध से क्वेश्चन आएगा, माने इतिहास से संबंधित अनुसंधान की प्रक्रियाएं क्या है, शोध या अनुसंधान, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, है ना। और इतिहास या ऐतिहासिक अवधारणाएं, ऐतिहासिक अवधारणाएं, इधर यदि आपने ध्यान दिया तो निश्चित आपका तेजी से विकास हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतिहास लेखन, शोध या अनुसंधान, है ना, और ऐतिहासिक अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट, जैसे मार्क्सवाद क्या है, सबाल्टर्नवाद क्या है
है ना, आदर्शवाद क्या है ना, इस टाइप से चीजें जो होंगी, जैसे आधुनिकतावाद क्या है, उत्तर आधुनिकता क्या है, इनसे संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन से हैं, इनके लेखन शैली में क्या खास बात है, ठीक है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा में जब जाएंगे तो यूनानी रोमन इतिहास से लेते हुए भारतीय प्राचीन इतिहास लेखन, इसके साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास लेखन में चले जाएंगे कि सल्तनत कालीन इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या है, मैनकिब वगैरह क्या है, फजाइल क्या है, ये सब क्वेश्चन आते हैं बेटा। फजाइल क्या है, मैनकिब क्या है, इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार मुगल काल में जाएंगे तो मुगल काल के इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या हैं, किन किन चीजों की क्या विशेष चीजें सल्तनत काल से अलग दिखाई देती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण इतिहास लेखन है। मध्यकालीन वाले से बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, जैसे बर्नी के अकॉर्डिंग क्या स्थिति थी, है ना, बर्नी के अकॉर्डिंग, उधर ईशामी के अकॉर्डिंग, अलबरूनी के अकॉर्डिंग, इन सब स्टेटमेंट का बड़ा आपको ध्यान रखना है। मुगल काल में चलते हैं तो अबुल फजल एक बड़ा नाम है, इन्होंने क्या क्या कहा, बदायूनी ने क्या क्या कहा, इनके स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान रखना हो। पॉलिटिकल कॉमन पढ़ाई से यूजीसी निकलने वाला नहीं है, जेआरएफ नेट नहीं हो पाओगे जिस तरीके से बता रहा हूं, क्योंकि 65% का टारगेट आप रखो, 65 से 70 का, तब हो सकता है कि 60, 61, 65 पाओ तो नेट हो जाओगे। हाँ, जितना बेहतर करोगे, यदि 65 प्लस हो गए तो जेआरएफ होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो बेटा बहुत ही चालाकी से, होशियारी से काम करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि विदेशी जो समकालीन विदेशी इतिहासकार हैं उनसे भी क्वेश्चन ढेर सारे आते हैं, E.M. फोस्टर वगैरह, है ना, B.A. स्मिथ का, है ना, और जैसे मैं आपको बताऊं मैकाले ने क्या कहा, ऐसे ही बहुत माने एक अच्छी खासी लिस्ट है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो पूरा समकालीन यूरोपियन राइटर्स का स्टेटमेंट, भारतीय राइटर्स का स्टेटमेंट पूरा एक साथ लेते हुए यूजीसी के कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, जिससे हमारे बच्चों को किसी भी लेवल पर समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों मैं आपको इसीलिए ये मैंने समझाने का प्रयास किया कि अब इस चुनौती की घड़ी में बस आपको किस तरीके से झुक करके पढ़ना होगा, किधर ज़्यादा लेके जाना होगा, यही चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे वैदिक सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पीस के क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई दे दिया उठाकर 4 स्टेटमेंट, 4 कथन दे दिया, है ना, और उसमें कहा ट्रू की पहचान करी, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन कौन से कथन है। अब उसमें एक सामाजिक जोड़ दिया कि सिंधुकालीन समाज पितृसत्तात्मक था, और बी में लिख दिया कि सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था आंतरिक आधार पर डेवलप थी। शी में लिख दिया कि सिंधु निवासियों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार बहुत ही उच्च लेवल पर था, है ना, और पश्चिम एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था, इसी हो गया। और डी में लिख दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसमें आपको पहचान करनी है कौन सा सही है। तो जैसा कि मैंने कहा पहला 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, क्योंकि भाई सिंधुकालीन जो समाज कैसा है, सिंधुकालीन समाज बेटा, थोड़ा इसको मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो उनको लग रहा है कि तुम लोग और ज़्यादा बढ़िया से समझ पाओगे। तो इसमें इस टाइप से मैंने PQRS टाइप का क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बन रहा आजकल, है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से मैं बनाने जा रहा हूँ, सिंधु सभ्यता, है ना। अब जैसे मान लो एक पॉइंट दे दिया सिंधु समाज पितृसत्तात्मक था। दूसरा पॉइंट दे दिया सिंधु अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक व्यापार पर निर्भर थी। एक स्टेटमेंट हो गया। तीसरा लिखा सिंधु या
इस सभ्यता का पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध था। व्यापारिक संबंध था। फिर चौथा दे दिया हड़प्पा निवासी लोहे के औजारों का बहुतायत प्रयोग करते थे। बहुतायत प्रयोग करते थे। अब लिखा, देखो ये स्टेटमेंट दे दिया है, संधो सभ्यता से संबंधित प्रमुख क्या लिखता है, संधो सभ्यता से संबंधित प्रमुख कथनों पर विचार करिए। संधो सभ्यता ऐसे ही लिखा रहेगा, से संबंधित कथनों पर विचार करिए, है ना। ये क्वेश्चन ऊपर लिख दिया, अब इसी को बड़ा सा पीस में बना दिया, विचार करिए, ठीक है। अब इसके बाद अब लिखेगा, उत्तर दीजिए, उपरोक्त में से असत्य कथन की पहचान करें। लिख देगा असत्य कथन की पहचान करें, असत्य की पहचान करें। अब इसके बाद ऑप्शन भी दे सकता, जैसे ऑप्शन नंबर ए असत्य की पहचान 1 2, बी दिया या पी क्यू आर एस दे देता 1 2 3, सी दिया 1 2 3 4 और डी दिया असत्य की पहचान करना। सॉरी, देखने दीजिए, थोड़ा बना दें हम बढ़िया से। एक, दो और चार। अब ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब इसमें आपको असत्य की पहचान करना। बच्चे क्या करते हैं गलतियां, बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें बनती हैं। तो ध्यान से सुनो। आप देखिए बेटा, मान लीजिए ये आपको ऑप्शन मिल गया 1 और 2। 1 2 असत्य तो है, ठीक है, क्योंकि भाई संधो समाज पितृसत्तात्मक नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक था। दूसरा, संधो अर्थव्यवस्था मुख्यतः आंतरिक व्यापार पर निर्भर थी, नहीं ये भी गलत है, बाह्य व्यापार पर भी निर्भर थी। तीसरा, इस सभ्यता का पश्चिम एशिया एवं मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध था, तो ये तो सत्य है, ये गलत है, ये गलत है। एक ऑप्शन आपको सही दिखेगा, आप इसी मार के भाग जाएंगे, पता चला मिल गया। नहीं, पहली चीज तो हो सकता असत्य न छांटे, दूसरी चीज असत्य छांटे तो 1 ही 2 पकड़ लिए, आगे और आप नहीं बढ़े, आगे भी गड़बड़ियां हैं, ये सही है। नीचे देखिए चौथा, हड़प्पा निवासी लोहे के औजारों का बहुतायत से प्रयोग करते थे, ये भी गलत है। हड़प्पा में लोहे का प्रयोग होता ही नहीं था। तो बेस्ट आंसर आपका क्या होगा, बेस्ट आंसर आपका डी होगा। 1 2 4 ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसमें सिर्फ एक सही है। तो ये इस प्रकार इतने वैरायटी के आधार पर आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसका विश्लेषणात्मक आंसर दे पाएंगे। तो ये एक झलक थी। इसी तरीके से आप जब सोचना शुरू करते हैं तब आपका विकास होता। और बेटा, हमारे साथ जुड़ने वाला बच्चा लगातार प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से इन्हीं चीजों का विकास करता है, और यह जो हमारी संस्था है ये इसी तरीके से कार्य करती है जिससे किसी भी कीमत पर बच्चों की समस्याएं नहीं उठती हैं, और वो पहले ही प्रयास में नहीं, अगर पहले कभी जरा भी प्रयास किए हैं तो पहले ही प्रयास में जेआरएफ हो जाते हैं, और यदि एकदम नहीं प्रयास किए हैं तो निरंतरता के साथ हमारे साथ जुड़ने से, हमारे अभ्यास प्रश्न, हमारे लेक्चर के माध्यम से वह पहले ही प्रयास में नेट तो निश्चित हो जाते हैं। तो एक ये प्रयास आपके लिए था
कि भाई किस तरीके से आप वर्तमान परीक्षा में अपना दृष्टिकोण बनाएं और कैसे आप तेजी से चीज़ों को रिवीजन करें। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर के माध्यम से आपका ब्रेन कंसंट्रेट हुआ होगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। अब जो हमारे पास एक कम समय है, किस तरीके से किधर की तरफ लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना है, तो निश्चित आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।